नमस्कार। आचार्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो यह है बायोलॉजी की सीरीज़ जिसको हमने शुरू किया था। तो कल हमने स्टार्ट किया था, कल के लेक्चर में चैप्टर 2 मतलब हम इकाई 1 के अध्याय 2 को पढ़ना शुरू किए थे, जिसका हेडिंग है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक, तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वर्गीकरण का इतिहास क्या है, इतिहास समझा था हमने। उसके बाद हमने दो जगत पद्धति पढ़ी थी वर्गीकरण की, किस प्रकार से दो जगत वर्गीकरण पद्धति है, उसमें विशेषताएं क्या हैं, उनकी क्या आपत्तियां थी। उसके बाद हमने 3 जगत वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था और फिर थोड़ा सा हमने देखा था 5 जगत वर्गीकरण के बारे में। तो आज उसको वापस से बात करते हैं कि जो R.H. विटेकर का दिया हुआ 5 जगत वर्गीकरण क्या था, उसके बाद डिटेल में समझेंगे और उसके बाद वर्तमान में जो 5 जगत वर्गीकरण है उसके बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो 5 जगत वर्गीकरण के बारे में बात की है, तो ये 5 जगत वर्गीकरण दिया था R.H. विटेकर ने। हमने उनका नाम कल पढ़ा था। तो R.H. विटेकर ने दिया, उनका पूरा नाम था रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। तो उन्होंने क्या किया था कि 3 जगत की वर्गीकरण की खामियों को देखते हुए उन्होंने इसमें सुधार लाया था और 1969 में उन्होंने अपने इस 5 जगत वर्गीकरण को सबके सामने पेश किया था, जिसमें उन्होंने ये जो आपका मोनेरा है उसको एकदम नीचे रखा हुआ था, उसके ऊपर प्रोटिस्टा, और उसके बाद उसको 3 भागों में बांट करके पादप, जंतु और फंगई, इन तीनों में बांट दिया था। तो ये लाया था R.H. विटेकर ने। ठीक है, R.H. विटेकर के द्वारा लाया हुआ ये था। तो ये जो 5 जगत है इसमें है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक, फंगई, एनिमेलिया। और विटेकर ने अपने वर्गीकरण में विषाणुओं को सम्मिलित नहीं किया था, तो ये इनकी सबसे बड़ी खामियां थी। ठीक, वही 5 जगत जो वर्गीकरण है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। 5 जगत के बारे में 1 2 3 4 5। ठीक, अब आते हैं इसमें इसके मुख्य आधार क्या है, मतलब इस वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या है। तो इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। तो इसको देखते हैं। हाँ, तो इसके पहला है आपका कोशिकी संरचना की जटिलता। कोशिका संरचना की जटिलता, जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं अलग अलग की गई। अब आपको ये समझाता हूँ कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। जो आपका यहाँ पास हमने मोनेरा है, जो आपका यहाँ पास बैक्टीरिया है मोनेरा वाला है, तो उसको रखा जाता है प्रोकैरियोटिक में। और मोनेरा के बाद 1 मिनट डायग्राम, हाँ, मोनेरा के बाद जो ये बाकी है आपके प्रोटिस्टा, फंगई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक में आया बैक्टीरिया, मोनेरा, और बाकी सब आया यूकैरियोटिक में। इसमें सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि हर सेल के, जैसे ये मान लीजिए एक सेल है, तो इस सेल के बीच में इसका होगा केंद्रक, जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है DNA और RNA, ठीक, जो इसके अंदर पैक होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि यूकैरियोटिक में ये तो ऐसे ही मिलेगा, इस कवर के अंदर ही मिलेगा, मतलब केंद्रक के अंदर मिलेगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कैसे होता है, यहाँ पर केंद्रक की जगह जो आपका DNA RNA है वो यहाँ फैला हुआ मिलेगा। ठीक, तो इस पे जो आपका जीन सीक्वेंस है, मतलब DNA RNA है, वो इसमें बदल सकता है। इसमें बदलने की आपकी संभावना रहती है, लेकिन यूकैरियोटिक में संभावना नहीं रहती। सबसे बड़ा अंतर यही है। दूसरा, शरीर संगठन की जटिलता, जिसमें एक कोशिकी और बहुकोशिकी की बात की गई। जैसे आपके जो नीचे के 2 हैं मोनेरा, बैक्टीरिया, और उसके ऊपर प्रोटिस्टा, ये दोनों क्या किस में आते हैं, एक कोशिकी में, और बाकी जो ऊपर के 3 है वो बहुकोशिकी में आते हैं। फिर आपका पोषण विधि, तो पोषण विधि एक है स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से, और दूसरे होते हैं परपोषित, तो दूसरों पर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। ठीक, अब परपोषितों को फिर 2 प्रकार से अलग किया गया। एक था आपका अवशोषण, जो सोख कर अपना खाना ग्रहण करते हैं, और दूसरा अंतर्ग्रहण, जो ग्रहण करते हैं उसको। ठीक, और अगला है आपका जीवन पद्धति, लाइफस्टाइल, तो उसमें होता है आपका प्रोड्यूसर, आपका उत्पादक, फिर है उपभोक्ता, कंज्यूमर, और अपघटक मतलब डिकम्पोजर।
अब तीनों में अंतर क्या होता है ये देखते हैं। तो जितने भी स्वपोषी होते हैं, मतलब जिनमें भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, उन्हें हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक, तो जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं वो सभी क्या हैं, उत्पादक है, मतलब वो भोजन बना रहे हैं। ठीक, तो वो उत्पादक में आते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स में रखते हैं। अब उसको खाने वाला, जैसे मान लीजिए घास को खाने वाला है आपका हिरण, तो वो किस में आ जाएगा, उपभोक्ता में आ जाएगा। ठीक, ये बन गया उसका उपभोक्ता। अब ये है कभी ना कभी जो हिरण रहेगा उसकी मृत्यु होगी, तो हिरण की मृत्यु के पश्चात उसकी शरीर को गलाने के लिए, सड़ाने के लिए उस पर लग जाता है आपका बैक्टीरिया और फंगस। ठीक, तो जो बैक्टीरिया और फंगस है वो किस में आएंगे, आपके अपघटक में आएंगे, डिकम्पोजर में आएंगे, जो उसके शरीर को क्या कर रहा है, आपको शरीर को उसको वापस मिट्टी में मिला दे रहा है। तो एक तरीके से अगर आप ऊर्जा देखें तो ऊर्जा कहाँ थी आपकी, वायुमंडल में, और वो आ गई ऊर्जा कहाँ, आपके पेड़ पौधों में, पादपों में। ठीक, तो वो आ गई पादप में वो ऊर्जा, ये मैं लिख दिया पादप। अब पेड़ पौधे में ऊर्जा आने के बाद उसको खा लिया किसने, जानवर ने, तो वो चला गया किस में, जंतु में। ठीक, और जंतु के बाद अब वो वही ऊर्जा कहाँ चली गई आपकी, जब वो जंतु मर गया तो मरने के बाद वो जाके मिल गया मिट्टी में, तो वापस से चली गई मिट्टी में, ये आपका आ गया वापस मिट्टी के फॉर्म में। अब ये है कि मिट्टी में जो होता है कोयला भी होता है, तो वही कोयला जब हम जलाते हैं तो वापस से ऊर्जा कहाँ पहुँच गई, आपकी वायुमंडल पहुँच गई। तो ये एक चक्र है, ये एक साइकिल है। इसको जैसे मान लीजिए कार्बन साइकिल के फॉर्म में ले लेते हैं, तो ये एक चक्र है, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। जैसे कार्बन साइकिल लेते हैं तो मान लीजिए CO2 है। ठीक, तो CO2 कहाँ थी आपकी, वायुमंडल में थी, तो इस CO2 को ग्रहण किया पादप ने और उससे अपना भोजन बनाया। ठीक, उसको पादप को खा लिया किसने, जंतु ने, तो वो CO2 पहुँच गई जंतु के पास, जंतु मरने के बाद मिल गया मिट्टी में, और उसको जब कोयला को हमने चलाया तो वापस CO2 कहाँ पहुँच गई, आपकी वायुमंडल में। तो ये साइकिल चलता रहता है, इसी के बारे में है ये। ठीक, अब देखिए यहाँ पास इन्होंने किस प्रकार से अलग किया, एक आया आपका प्रोकैरियोटिक, एक आया आपका यूकैरियोटिक। अभी मैंने बताया दोनों में अंतर क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक से निकल आया आपका मोनेरा, मतलब बैक्टीरिया को यहाँ पास रख दिया। ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसी समझ में आएगा कि एंटीबायोटिक जो हम खाते हैं, कुछ एंटीबायोटिक आपके शरीर में काम करना बंद कर देती है। ठीक, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक को गलत उपयोग करेंगे तो आपका वो एंटीबायोटिक जो है आपके शरीर पर काम करना बंद कर देता है। तो उसका यहीं पास से आपको क्या मिलेगा, उसका कारण मिलेगा। तो अगर आपको उसका कारण मालूम है तो हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। ठीक, कि क्यों एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। फिर यहाँ पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो एक कोशिकीय हैं उनको प्रतिष्ठा कर दिया, और जो बहुकोशिकीय उनमें बाकी चीज बना दिया। जो स्वयं बनाते हैं अपना खाना उसमें प्लांट ही कर दिया। जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसमें जो सोख कर अपना काम चलाते हो फंगस, और जो खा के चलाते हो एनिमेलिया। जैसे फंगस का एक एग्जांपल देता हूँ, आप मशरूम को जानते होंगे। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी का एक मान लीजिए कि पेड़ का तना है, वो गिर गया है, वो ख़राब हो गया है, मतलब कट के गिर गया है, तो उसको जो उसमें देखे होंगे आप, मशरूम लग जाता है, सफ़ेद सफ़ेद जो लग जाता है, कुकुरमुत्ता बोलते हैं उसको। तो कुकुरमुत्ता ही क्या है, आपका फंगस है। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं। तो पहला है आपका जगत मोनेरा, इसे ये आपका बैक्टीरिया आते हैं इसमें। तो ये आपका एक बैक्टीरिया बना हुआ है, देखिए यहाँ पर एक बैक्टीरिया का। तो ये आपका बैक्टीरिया में ये देखिए मैंने बताया था अभी कि जो अंदर DNA है यहाँ केंद्रक नहीं है। अब केंद्रक नहीं होने के कारण जो इसका DNA है ये क्या है, साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, इसके अंदर फैला हुआ है। तो यहाँ पास देखिए कि इस जगत के प्रोकैरियोटिक का जगत भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सम्मिलित सभी जीवों में स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। ठीक, जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, या साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म आदि, ये इसके क्या है, उदाहरण है। ठीक, और इस जगत के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। तो लक्षण देख लेते हैं। तो इसमें सदस्य की कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है। ठीक, तो इसमें इसकी क्या होता है, प्रारंभिक केंद्रक होता है, जिसको इंसिपेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उसकी जो बाहर की जो लेयर होती है वो परत इसमें नहीं होती है। इसके सदस्य एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक, इनकी कोशिकाओं के चारों तरफ एक दृढ़ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, मतलब उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे इस डायग्राम में देखिए तो यहाँ पास क्या है आपका, ये देखिए एक भित्ति पाई हुई है यहाँ पास, ये व्हाइट कलर की जो दिख रही है भित्ति है। इनमें स्वपोषित अथवा परपोषित प्रकार का पोषण पाया जाता है, लेकिन कोशिकाओं में झिल्ली का अभाव होता है। तो इसमें स्वपोषित और परपोषित दोनों पाए जाते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने बताया यहाँ पास, नील हरित शैवाल, जिसमें भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस आपका होता है।
तो इसमें दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, स्वपोषित भी और परपोषित भी। अगला है आपका कशाभिका यदि उपस्थित होते हैं तो इसमें 9+2 की व्यवस्था अनुपस्थित होती है। ठीक, तो इसमें जो होता है आपका कशाभिका में 9+2 की व्यवस्था अनुपस्थित होती है। अगला है आपका जनन सामान्यतः अलिंगकी होता है, एसेक्सुअल होता है, लेकिन कुछ जीवों में प्राथमिक लैंगिक जनन भी पाया जाता है। तो इसमें क्या है कि एक बैक्टीरिया दो में बन जाता है, अब दो में अलग होकर बन जाता है। इसको हम बाद में देखेंगे किस प्रकार से ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलिंगिकी और लैंगिक जनन होता है। ठीक, तो ये है आपका मोनेरा किंगडम, ये होते हैं आपके मोनेरा, ये आपके विभिन्न विभिन्न एग्जाम्पल है। ठीक, तो कुछ ये माइक्रोस्कोप की इमेजेस है, वो इस ऐसे दिखती है। ये एक और आपका बैक्टीरिया है, तो इसमें ये देखिए यहाँ पर जो आपका डीएनए है ये फैला हुआ है उसके अंदर। ठीक, अब आते हैं आपका जगत प्रोटिस्टा पे। तो इस जगत को एक कोशिकी यूकैरियोटिक जगत कहा जाता है। यूकैरियोटिक क्यों? क्योंकि इसमें जो केंद्रक होता है उसमें सही होता है, क्योंकि इसकी जगत के अंदर आने वाले जीव केंद्रक युक्त एक कोशिकी होते हैं। ठीक, इसमें केंद्रक आ जाता है। इसके अंदर एक कोशिकी शैवाल, कवक और प्रोटोजोअन्स को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, तो इसमें ये इनको सम्मिलित किया जाता है और कुछ जो उदाहरण है उसके ऐसे हैं, तो आप देख सकते हैं फोटो बनी हुई है इनकी। तो इसके लक्षण देख लेते हैं। तो इन सभी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, इनका आवास मुख्यतः जल होता है, तो मैक्सिमम जो है जल में रहते हैं। पोषण की दृष्टि से स्वपोषित और परपोषित दोनों होते हैं, और इसमें लैंगिक तथा अलैंगिक विधि दोनों होता है, जनन होता है वो दोनों प्रकार से होता है। तो यहाँ पास आपका एक बना हुआ है अमीबा। तो अमीबा का जो होता है कोई भी एक शेप नहीं होता है, आप कैसा भी बना दीजिए, ये आपका ये भी आपका एक अमीबा बन गया, और यहाँ पास क्या होगा, इसमें एक केंद्रक होगा। ठीक, तो यहाँ पास जो जनन की बात करते हैं तो एक अलैंगिक जनन देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये एक जो अमीबा है ये दो में बट जाएगा। ठीक, और दो में बट के यहाँ पास दो अमीबा बन जाएंगे, और यही होता है आपका अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन है मतलब यहाँ पास एक ही पेरेंट होता है इसमें मतलब दो लोग नहीं मिलके बच्चे बनाते हैं, बल्कि एक अकेला ही बच्चे बना लेता है इसमें। तो इसमें एक अमीबा था वो दो हो गए, तो यही आपका अलैंगिक विधि होती है। तो ये आपका पैरामीशियम है, ये चप्पल के आकार का होता है, तो इसको पैरामीशियम बोलते हैं। ये भी एक क्या है, प्रोटिस्टा है। ये भी आपका एक प्रोटिस्टा है, ये आपका अमीबा है, और यहाँ पास भी ये आपकी इमेजेस है प्रोटिस्टा की। ठीक, तो आपको समझने के लिए हमने इमेजेस भी डाल रखे। अगला आते हैं जगत प्लांटी। तो इस जगत को बहुकोशिकीय उत्पादकों को जगत कहा जाता है। इस जगत के सभी सदस्य केंद्रक युक्त तथा स्वपोषित होते हैं। इसमें वो सभी जीव आते हैं जिन्हें हम पादप कहते हैं। इनमें लाल, भूरे एवं हरे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावत बीजी और आवृत बीजी दो आते हैं। तो ये सब क्या है, इनको हम डिटेल में धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन जो आपका इसको प्लांटे ही बोलते हैं। तो आपके विभिन्न विभिन्न पादपों की इमेजेस आपके सामने। ठीक, तो ये आपका हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया। तो ये वही है जो हिंदी में लिखा हुआ है आपके ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावत ब्रिजी और आवृत ब्रिजी, इसको इंग्लिश में लिख के यहाँ पास डाल दिया हुआ है। तो इसके लक्षण देखते हैं। तो लक्षणों में ये है कि पौधे बहुकोशिकीय, सुकाए अथवा स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्तियों में विभेदित रहते हैं। मतलब इसके क्या है, आप अलग अलग सारे अंग को बता सकते हैं कि जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है। इनकी कोशिकाओं के चारों तरफ एक निश्चित तथा दृढ़ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो यहाँ पर सेल वॉल की बात हो रही है, मतलब कि उसको बचाने के लिए, इसके हर एक सेल को, कोशिका को बचाने के लिए चारों तरफ क्या मिलती है, कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल भी कहते हैं, वो पाई जाती है। कुछ जलीय पादपों को छोड़कर ये एक स्थान पर स्थिर रहते हैं। ठीक, तो एक स्थान पर ही रहते हैं। अधिकांश सदस्यों में लैंगिक जनन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, हमेशा लैंगिक जनन होता है। और जनन की क्रिया जो है आलिंगिकी व लिंगिकी तीनों विधियों से होता है। ठीक, तो ये क्या है, इनको बाद में हम और डिटेल में देखेंगे, बस आपको अभी यही जानना था। तो ये आपका प्लांट किंगडम के बारे में हमने देख लिया। अगला है आपका जगत जो है वो है कवक, जिसको बोलते हैं हम फंगई। ये आप देखिए कुकुरमुत्ता, यही है आपका मशरूम। ये मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि लकड़ी के लट्ठे के ऊपर ये ऐसे ही आपको सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है, इसे ही बोला जाता है। तो ये क्या है कि इस जगत को बहुकोशिकीय अपघटकों का जगत भी कहते हैं। इस जगत के सदस्य यूकैरियोटिक अधिकांशता बहुकोशिकीय व परपोषित जीव होते हैं, जैसे जाइगोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस और लाइकिन। तो ये सभी क्या है, इसके सदस्य हैं।
ठीक, तो इसमें आप सिंपल एग्जांपल वो भी डाल सकते हैं कि मशरूम या कुकुरमुत्ता, तो इसमें ये भी आपका इसी में काउंट होगा। ये आपका फंगई है, आप देख सकते हैं, यही आपका कवक की फोटो है। इसके लक्षण देख लेते हैं। तो इसमें लक्षण है, ये लक्षण आप नोट करते चलिए क्योंकि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ऐसा मत सोचिए कि अभी हमने शॉर्ट में देखा है, इन सभी को हमारा एक चैप्टर है ये। मतलब आप ये सोचिए कि कवक का एक चैप्टर अलग से है, पादप का एक चैप्टर अलग से है, जंतु एक चैप्टर अलग से, तो बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी हम सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो इस समूह के सदस्य या तो जीवों से या मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ये भी मैंने बताया था, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो यही होते हैं। तो इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, काइटिन की बनी हुई होती है। इनका शरीर अथवा सुकाए पतले कवक सूत्र का बना होता है जो आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। ठीक, इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो कल भी हमने देखा था ग्लाइकोजन को, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन का हमने दो देखा था, तो ये भी आपका वैसा ही है। ये वर्धी अलैंगिक व लैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। ठीक, तो तीन तरीके से जनन करते हैं। ईस्ट एक कोशिकी कवक है, तो ईस्ट जो होता है उसका उपयोग हम बहुत ज़्यादा करते हैं बेकरी इंडस्ट्री में, जैसे जो ब्रेड खाते हैं। ठीक, या बेकरी जो भी आइटम है उसमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है। परजीवी कवक जंतुओं एवं पादपों में बीमारी पैदा करते हैं। ठीक, जो परजीवी रहते हैं, इस मतलब परजीवी का मतलब है जो अन्य किसी जीव के ऊपर जाके वहाँ रह रहा है और उसी के सहारे वो जीवित है, तो उसको बोलते हैं परजीवी। तो इसी को जंतु एवं पादपों के में बीमारी पैदा करते हैं। इसमें लैंगिक जनन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ठीक, तो इसमें डायरेक्ट उसमें पैदा होते हैं। तो ये आपका मशरूम का फोटो, ये आपके फंगी है। अगला आता है जगत एनिमेलिया। ठीक, तो इस एनिमेलिया जगत में, इस जगत को बहुकोशिकीय उपभोक्ताओं का जगत भी कहते हैं। इस जगत में सदस्य बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक, तो ये जंतु संभोगी का मतलब यहाँ पास है कि ये आपस में भी एक दूसरे को खा सकते हैं, उसको होलोजोई बोलते हैं। इस जगत के सदस्य रूप, संरचना एवं जनन में अत्यंत विविधता प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत जंतुओं जैसे स्पंज, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, इकाइनोडमस और कॉमेंटस आदि को सम्मिलित किया गया है। तो ये हम डिटेल में देखेंगे कि आगे है कैसे। स्पंज है, मोलस्क है, तो इन सब में थोड़ा अंतर होता है। जैसे किसी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, किसी में तंत्र नहीं होते हैं, इन सब के बारे में आता है। तो ये आपका एनिमेलिया किंगडम है। यहाँ पास एक शार्क है, ये आपका जेली फिश है, ये आपका टाइगर है, ये स्टार फिश है, ये आपका चिंपांजी है। तो ये अलग अलग आपके जानवर हैं। तो इसकी जो प्रमुख लक्षण है, लक्षण देख लेते हैं कि सभी सदस्य परपोषी होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक, इसमें जो आपका कोशिका भित्ति उसका अभाव होता है, मतलब सेल वॉल इसमें नहीं होता है, सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है, बाहर एक पतली सी लेयर होती है। संवेदी एवं तंत्रिका तंत्र विकसित होता है इसमें, मतलब ये है कि ये चीज़ों को समझ सकते हैं और उसके खिलाफ नहीं हो सकते, उसके लिए स्टिमुलस रिएक्ट भी कर सकते हैं वही। और जनन मुख्य रूप से लैंगिक विधि से ही होता है, जैसे प्रॉन हो गया, स्पाइडर हो गया, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, क्रैब, कॉकरोच, स्कॉर्पियन, सेंटीपीड, ये सब इसमें आते हैं। तो अब देखते हैं कि विटेकर का जो आपका वर्गीकरण है, तो उस वर्गीकरण की क्या क्या खास बात है, गुण क्या है, वो देख लेते हैं। तो पहला है कि प्रोकैरियोट्स को एक पृथक जीव का दर्जा देना तर्कसंगत है, क्योंकि ये दूसरे जीवों से अपना कोशिकीय संगठन, जनन व कार्यकी में भिन्न होते हैं। ठीक, तो ये प्रोकैरियोट्स मतलब जो हम पहले वाले मोनेरा की बात कर रहे हैं, तो उसको अलग देना बिल्कुल सही था। अगला है आपका यूग्लेना, क्लेमाइडोमोनास, श्लेषम, फफूंद जैसे जीवों को, जिन्हें पादप एवं जंतु जगत दोनों शामिल किया जाता है, प्रोटिस्टा जगत में रखना एक सही कदम था। ठीक, तो यूग्लिना वगैरह जो है ये आपको इनको पादप के साथ रखा गया, तो बिल्कुल सही है। फफूंद आप जानते हैं, तो फफूंद से ही आप समझ सकते हैं। अगला है आपका कवकों को पृथक दर्जा देना, बिल्कुल सही है, क्योंकि कवक पादपों से आकारिकी एवं कार्यकी दोनों विभिन्न होते हैं। विभिन्न जीवन पद्धतियों में जातिवर्तीता होती है। ठीक, अगला है आपका यह वर्गीकरण लीनियस के दो जगत वर्गीकरण से अधिक प्राकृतिक है, क्योंकि यह फाइलोजेनी प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ये एकदम अलग है और ये काफ़ी बेटर भी है। ठीक, फाइलोजेनी का मतलब है जातिवृत्तीता। जातिवृत्तीता का मतलब होगा यहाँ पास कि अलग अलग जातियों में यहाँ पास वर्गीकरण करना ज़्यादा आसान पड़ रहा है।
अगला है आपका यह वर्गीकरण कोशिका संरचना व शरीर संगठन की जटिलता एवं पोषण विधि पर आधारित है। ये आधार दो जगत वर्गीकरण के पादपों और अंतर के अंतर से अधिक मौलिक है। वहाँ पास हम क्या नहीं कर पा रहे थे कि दोनों श्रेणियों में अलग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से अलग कर पा रहे। लेकिन यहाँ कुछ दोष भी हैं, तो दोष क्या क्या हैं आप उसको देख लीजिए कि कुछ विशिष्ट एक कोशिकी शैवालों को प्लांटी जगत में रखना तथा कुछ विशिष्ट एक कोशिकी कवकों को कवक जगत में रखना विट्टिका द्वारा दिए गए आधारों के अनुसार नहीं है। मतलब उन्होंने क्या किया कि कुछ शैवालों को प्लांटी में रख दिया और कुछ को कवकों में रख दिया। जैसे पीछे हमने देखा था, एक बार वापस चलते हैं वहाँ पास, तो ये आपका है कवक। तो यहाँ पास आप देखेंगे बहुकोशिकी जैसे जाइगो, ठीक, ये लाइकन्स, हाँ ये लाइकन्स इसमें काउंट होंगे। तो यहाँ पर लाइकन को कवक में रखा हुआ है और वहीं आपका शैवाल को भूरे व हरे शैवाल को प्लांटिंग में रखा गया है। तो यही जो है यहाँ पास अंतर स्पष्ट कर रहा है कि ये चीज़ें सही नहीं लग रही थी इसमें। ठीक, अगला देखते हैं। प्रत्येक जगत में इतनी अधिक भिन्नताएं थी कि उन्हें एक साथ रखना कठिन है। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों जगत में दोनों तरह के भित्तियुक्त या भित्ति रहित प्रकाश संश्लेषी एवं अप्रकाश संश्लेषी तथा एक कोशिकीय तंतुयी रूपों वाले जीवों को रखा गया है। मतलब बहुत ज़्यादा अंतर होने के बाद भी उन्हें एक साथ रख दिया, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बना रहे थे। अगला आपका विषाणुओं को वर्गीकरण में कोई भी स्थान नहीं दिया गया। वही कलम ने बताया कि विषाणु जो है वो जीवित नहीं है बल्कि जीवित और मृत के बीच का एक पुल है। अगला है आपका इस वर्गीकरण में शैवालों को 3 जनों में विभाजित कर दिया। मोनेरा जो नील हरित शैवाल है, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय शैवाल और प्लांटी बहुकोशिकीय शैवाल। मतलब एक ही शैवाल 3 अलग अलग जगत में चला गया, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बना रहा था। लचीली जीवन पद्धति वाले जीव जैसे यूग्लिना, श्लेषम, फफूंद और प्रोटिस्टा आदि प्रोटिस्टा जगत में एक माध्यमिक जगत के निर्माण की मांग कर रहे हैं। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था। तो इसमें लग रहा था कि ना इसमें आ रहे ना उसमें आ रहे, बल्कि दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो ये था आपका विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। काफ़ी बड़ा था, लेकिन हमने इसको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश की। इससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब जितना इसको डिटेल में पढ़ेंगे उतना कम है। सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स दिमाग में रखना है, मेन पॉइंट समझ के रखना है और क्वेश्चन देखने हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप उस क्वेश्चन की हिसाब से तैयारी कीजिए। मैंने पहले भी बोल रखा है कि अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ये बहुत वास्ट है, बहुत डिटेल है, इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा डिटेल में जाते हुए सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव बनना है आपको। इसको मतलब यह है कि एग्ज़ाम निकालने का आपको परीक्षार्थी बन के चलना है इसमें हमेशा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नया 5 जगत वर्गीकरण के बारे में। तो जो नया 5 जगत वर्गीकरण है उसको मार्गुलिस और स्क्वाड्स ने दिया था। ठीक, तो मार्गुलिस और स्क्वाड्स ने 1982 में दिया था और ये जो है विटेकर के वर्गीकरण का रूपांतरित अनुवाद है। ठीक, थोड़ा सा इसमें बदलाव है, काफ़ी हद तक सेम है लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव है। लेकिन इसमें क्या किया गया, टैक्सा को विकासी आधार पर पुनर्व्यवस्थित कर दिया। तो यहाँ पर जो आधार है उसको क्या कर दिया, टैक्सा के हिसाब से कर दिया। तो अगर आपने वर्गीकरण वाला हमारा चैप्टर नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, जिसमें आपको टैक्सा भी समझ में डिटेल में आ जाएगा। तो ये डायग्राम से आप देखिए कैसे इसमें टैक्सा किया। जैसे प्रोकैरियोटिक्स यहाँ पास कर दिया और यहाँ पास इसको अलग अलग टैक्सा में बांट दिया है, अलग अलग हेडिंग में बांट दिया है। फिर जैसे यहाँ पास प्रोटोसिस्ट्स है, जिसको प्रोटोजोन अलग कर दिया, ओमनियोसाइट्स अलग कर दिया, ब्राउन एल्गी अलग कर दिया, ग्रीन एल्गी अलग कर दिया, रेड एल्गी अलग कर दिया। मतलब परिवार के अंदर बहुत सारे अलग अलग वो बना दिया। फिर फंगई यहाँ से अलग निकाल दिया। यहीं से आपका मॉसेस, हॉर्सटेल्स, क्लब मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ पास आपका मोलस्क्स, आर्थ्रोपोडास, कॉर्डेट्स, फ्लैटवॉर्म्स, इन सबको अलग कर दिया। मतलब एक तरीके से यहाँ पास टैक्सा को जो है आधार बना दिया। तो ये था आपका मार्गुलियस और स्क्वाड्स का जो आपका 5 जगत वाला वर्गीकरण। ठीक, तो यहाँ पास क्या है आपका, ये यूकैरियोट्स, यहाँ पास इन्होंने साइड में वायरस को भी रख दिया। ठीक, तो यहाँ पर यूकैरियोट्स है, ये आपका प्रोकैरियोट है, यहाँ पास बैक्टीरिया आ गया, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया, बाकी सबको एक साथ यहाँ पे रख दिया गया। तो थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा कुछ भी इसमें अंतर नहीं है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा और देखते हैं, मतलब इसको लेक्चर ख़त्म करने के पहले। तो इसके बारे में ये है कि इसमें मेन था टैक्सा। नए 5 जगत वर्गीकरण में मेन इसको रखा गया इसमें कि टैक्सा के आधार पर ही इन्हें अलग किया जाए।
तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इतना काफ़ी है। और सेम विटेकर वाला ही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी इसने बदला नहीं है। तो इसमें इतना ही पढ़ना है आपको। तो अगला जो वीडियो आएगा, तो अगले वीडियो में ये चैप्टर आपका यहीं कहीं ख़त्म हो जाता है, वर्गीकरण वाला। तो हमने इसमें मेन जो वर्गीकरण देखना था हमने देख लिया। आपको विटेकर का वर्गीकरण याद रखना है, उसी के हिसाब से इसको समझा देना है। तो अब ये है कि जो अगला लेक्चर आएगा, जो कल लेक्चर आएगा, उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के। पहले हम क्वेश्चन पे करेंगे जो पांचों जगत हमने बनाए हैं, पांचों जगत के बीच में हम तुलना करेंगे कि पांचों जगत में क्या अलग है क्या नहीं है। मान लीजिए अगर तुलनात्मक आपसे प्रश्न आ जाए तो आपको बनना चाहिए, तो हम उस पर तुलना करेंगे। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, और कैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। और उन क्वेश्चन को सॉल्व करके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर चैप्टर 3 चालू करेंगे, जिसका नाम है जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा। ठीक, तो ये था आपका आचार्य का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।